ये है हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है एसएसटी का जैक बोर्ड के लिए। तो अगर आप जैक बोर्ड से परीक्षा दिए हैं तो मैं इस क्वेश्चंस का अभी आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, ताकि आप समझ चुके कि आपने इस ऑब्जेक्टिव्स में कितने सवालों का सही जवाब दिया है और कितने गलत जवाब दिया है। मेरा नाम अजीत कुमार है और अगर आप अभी क्लासेस को पहले से ही फॉलो कर रहे हैं तो आप जरूर मुझे पहचानते होंगे। मैं आप सबों को एसएसटी पढ़ाता हूँ और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस जो ये क्वेश्चन है, मेरे एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन लाया था, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस का टिक पहले से लगा हुआ है, तो उसको आपको नहीं देखना है। हम जो आपको बताते चलेंगे उस आंसर को आपको गौर करना है, और ना केवल हम आपको आंसर को बताएंगे, आपको साथ ही साथ इन सभी आंसर्स को समझाएंगे और आपको एक्चुअल में दिखाएंगे कि वो चीज़ बुक में कहाँ लिखा हुआ है, ताकि आपको ये डाउट नहीं हो कि आखिरकार इस सवाल का ये सही जवाब है या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के लिए मैंने बुक्स का स्क्रीनशॉट भी लिया है, ताकि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है जिसमें आपको डाउट हो सकते हैं, उन सभी का स्क्रीनशॉट भी मैं आपको साथ में लगा दूंगा, ताकि आपको परेशानी नहीं हो इस चीज़ को समझने में कि इसका आंसर ये एग्जैक्ट में है या नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगेगा हमें ज़रूर बताइएगा, और इसमें सारे जो आंसर है मैं सारे सॉल्यूशन करने वाला हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं वहाँ पर क्वेश्चंस को देख करके बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आइए क्वेश्चन पेपर पर आ चुके हैं। क्वेश्चन पेपर तो आप लोग देख ही चुके हैं, और यहाँ पर जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, जिसे सामान्य जानकारी या सामान्य निर्देश कहते हैं, उसे हम लोग छोड़ देते हैं, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। और ये है हमारा क्वेश्चन जैक बोर्ड के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये पूछा गया था कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पर सवाल को अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सवाल है विद्रोह, क्रांति नहीं पूछा गया था। क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। हमारे पास विद्रोह पूछा गया था, तो पहला जो विद्रोह हुआ था वह 1830 में हुआ था। दूसरा विद्रोह कब हुआ था? 1848 में हुआ था। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो 1 नंबर हो जाएगा। दूसरा सवाल हमारे सामने है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति की गाई थी। तो ये था जोसेफ मैज़नी का। जोसेफ मैज़नी कौन था? ये एक क्रांतिकारी है, और जब यूरोप में या फ्रांस में कहीं क्रांति हो रही थी तो उसमें ये सारे विचारक थे, विद्वान थे, जो अपने विचार जो है प्रकट कर रहे थे। तो उन्हीं में से एक था जिसका नाम था जोसेफ मैज़नी, और इन्होंने ये बोला था कि जो विश्वास ईश्वर की मर्जी के अनुसार जो है राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति की इकाई होती है। तो दूसरे का सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा, और जो पहला का है वो कौन सा होगा? पहला होगा। तीसरे नंबर का सवाल पूछते हैं, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो इस सवाल का सही जवाब है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शुरू हुआ था 1821 में और ख़त्म हुआ था 1832 में। ओके, और ये कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद ये ख़त्म हुआ था। जिन्होंने जो शिक्षित वर्ग है और जो अभिजात वर्ग है, जिसे हम अभिजात शिक्षित अभिजात वर्ग कहते हैं, उनके अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास कर दिया था, जिससे पूरी दुनिया में जो है राष्ट्रवाद फैल गया था। चौथा नंबर का सवाल है कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। तो 1848 जो है ये दूसरा विद्रोह है। यहाँ पर देखिए फिर से विद्रोह लिखा गया है, तो ये कहाँ पर हुआ था? ये फ्रांस में नहीं बल्कि यूरोप में हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं यूरोपीय देश लिखा गया है, तो यूरोपीय देश में हो रहा था। इसका कारण था कि वहाँ पर जो था ना भूखमरी का समय आ गया था, जिसके चलते बेरोजगारी और गरीबी ये सब आ रहा था। तो यहाँ पर ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सही। यानी जो 1848 की क्रांति हुई थी उसका कारण था गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी। को 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। तो इस सवाल का जवाब जोसेफ मैज़नी है। जोसेफ मैज़नी ने न केवल यंग यूरोप बनाया था बल्कि यंग इटली की भी स्थापना किए थे। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो उसमें खर्चा बढ़ जा रहा था सभी देशों के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले जो है बहुत ज़्यादा कर्ज लेना शुरू कर दिया, और कर यानी कि टैक्स वगैरह भी थोड़ा बढ़ा दिया गया था, और सीमा शुल्क भी क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था। और आपको ये भी पता होगा कि जो इंग्लैंड है यानी ब्रिटेन, उसने अपने देश में कॉर्न लॉ भी क्या किया था? लागू किया था, इसी भरपाई से बचने के लिए। तो इस सवाल का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी कारण थे जिसके चलते प्रथम विश्व युद्ध में जो है खर्चे की भरपाई के लिए जो है इजाफा किया गया था।
अगला सवाल है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? तो अगर हम इतिहास पढ़ें, आपको याद होगा तो चैप्टर 3 जिसमें महात्मा गांधी से रिलेटेड था और महात्मा गांधी ही अहिंसा के सबसे बड़े भक्त थे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला सवाल है जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गाँव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो ये एकदम आसान सा जवाब है इसका, वैसाखी मेला में शिरकत करने के लिए यहाँ पर आए थे। और जालियांवाला बाग एक बहुत ही बड़ा मैदान था जिसको चारों तरफ से घेर करके वहाँ पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। और इसके चलते ही वहाँ पर एक कांड हो गया जिसे हम जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो वहाँ पर ढेर सारे लोग क्यों आए थे? क्योंकि वहाँ पर मेला लगा हुआ था जिसे हम वैसाखी मेला के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे गए खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? कर का मतलब होता है टैक्स। तो किस चीज़ के लिए? देखिए, उसमें तो बहुत सारे टैक्स लिखे थे, लेकिन जो नमक का कर था उनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मांग माना गया था। कुल मिलाकर के 11 मांग रखा गया था लॉर्ड इरविन के सामने महात्मा गांधी ने, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मांग था नमक पर जो टैक्स लगाया गया उसे पूरी तरह से खत्म कर देना है। अगला सवाल है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये एकदम आसान है, महात्मा गांधी। कब लिखा गया था? 1909 में। और इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम क्या करेंगे, अंग्रेजों का साथ देना छोड़ देंगे तो साल भर के भीतर अंग्रेज जो है यहाँ से चले जाएंगे। 11 नंबर का सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ओटो वन बिस्मार्क, जो कौन थे? वहाँ के प्रधानमंत्री के समान ही थे, तो इसलिए ओटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। अगला सवाल है चौरी चौरा का कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा का कांड 1922 में हुआ था। और इसके पहले क्या चल रहा था देश में? तो असहयोग आंदोलन चल रहा था। और 1922 में जब चौरी चौरा का कांड हुआ, जहां पर 40 पुलिसकर्मी को वहां पर पुलिस स्टेशन में ही जला दिया गया, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। 12 के बाद 13 नंबर सवाल हमारे सामने है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम पवन अपरदन कहते हैं। मृदा का अपरदन होता है जल के द्वारा और फिर पवन के द्वारा। तो दो जो है मुख्य साधन है जिसके द्वारा मृदा का अपरदन होता है। इसके अलावा भी हम अत्यधिक सिंचाई जब करते हैं या बार बार खेती करते हैं या अति पशुचारण होता है, तो इनके चलते भी मृदा जो है वो खराब होती है और मृदा अपरदन होता है। लेकिन जब पवन किसी भी प्रकार का अपरदन करता है तो हम उसे कहते हैं पवन अपरदन। अपरदन का मतलब होता है जो मिट्टी का ऊपरी लेयर है वो खराब होना। अगला सवाल है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में। तो वो कौन कौन सा, उसका नाम बताना है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो 2 भाग है उसका नाम है जैव संसाधन और दूसरा जो है वो अजैव संसाधन है। जैव में जो है वो सजीव आते हैं और अजैव में जो आते हैं निर्जीव आते हैं। 15 नंबर सवाल है निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा कहते हैं? तो रेगुड़ मृदा हम लोग काली मृदा को कहते हैं, काली मृदा को ही रेगुड़ मृदा कहते हैं। काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे बेहतर मृदा मानी जाती है। जून 1992 में ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका नाम है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो जो है ब्राज़ील में स्थित एक शहर है जिसमें प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें 200 से प्लस देश जो है वो सम्मिलित हुए थे और 100 से प्लस देशों के जो प्रतिनिधि थे, मुख्य सदस्य थे, वो सम्मिलित हुए थे और उन्होंने ये योजना बनाया था कि अब हम सतत पोषणीय विकास को क्या करेंगे? सराहनीय करेंगे, मतलब कि सतत पोषणीय विकास को अपनाएंगे। अगला है कि निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है? देखिए, ये सवाल तो हमारी किताब में एग्जैक्टली लिखा नहीं गया था, लेकिन हम इसे मैप से एनालाइज करके बता सकते हैं कि झारखंड में कोयला है, जी है। आंध्र प्रदेश में कोयला नहीं है और उत्तर प्रदेश में कोयला हमारा नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, होगा ही नहीं। आंध्र प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में हल्का है तो उसको नहीं कौन करेंगे। झारखंड में कोयला है, उड़ीसा में कोयला है, राजस्थान में बिल्कुल ना बराबर कोयला था, यानी ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। झारखंड में भी कोयला है, असम में भी कोयला है, लेकिन गोवा में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो हमारे पास चौथा नंबर ऑप्शन बचता है, इसलिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा कोयला है। यहाँ पर ऑप्शन में एक जरा सा मिस्टेक क्या था, अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश के अलावा अगर उड़ीसा रहता तो ये हमारे लिए सटीक हो जाता। तो इस आंसर का सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 नंबर होगा, क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोयला मौजूद है। 18 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग जो है वो मैदान के रूप में है? तो कुल 43% जो क्षेत्र है उसमें मैदान है, बाकी क्षेत्रों में या तो पहाड़ है या तो क्या है, उसमें पहाड़ या तो पठार है।
ठीक है, जिसे पहाड़ यानी पर्वत कहते हैं, या तो पर्वत है या तो पठार है, और 43% क्या है वहाँ पर मैदानी क्षेत्र है। अगला है कि देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्से में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र में जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए केवल खनिज नहीं लिखा गया बल्कि जीवाश्म ईंधन और दूसरा लिखा है वन। तो हम सभी जानते हैं कि पठारी क्षेत्र में हमें खनिज मिलता है, मैदानी क्षेत्र में आपको वन मिल सकता है, और जो पर्वतीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों में भी आपको खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन मिल सकता है। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सही सभी, यानी कि सभी क्षेत्रों में आपको खनिज मिल जाएगा, जीवाश्म ईंधन और वन, ये सारी चीज़ देखने को मिलेगा। तो इस 19 नंबर का सही जवाब क्या था मेरा? 4 नंबर था 19 नंबर का सही जवाब। 20 नंबर का सवाल है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, यानी कि पंजाब में जमीन क्यों खराब हो रहा है। इसका कारण है अत्यधिक सिंचाई के चलते वहाँ पर जमीन क्या हो रही थी, खराब हो रही थी। अगला है कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपान खेती की जाती है। तो उत्तरांचल में जो था वो सीढ़ीदार खेती की जाती थी। उत्तर प्रदेश का मैदान में तो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर सीढ़ीदार खेती का कोई ज़रूरत नहीं है। पंजाब भी मैदान है और हरियाणा भी मैदान है, तो इन क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की ज़रूरत नहीं है। उत्तरांचल में ही हमें जो है सीढ़ीदार खेती की ज़रूरत होती है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। अगला है कि भारत में वन्य जीव अधिनियम यानी कि जानवरों को बचाने के लिए एक नियम और कानून लागू किया गया था जिसे हम वन्य जीव अधिनियम कहते हैं। तो ये कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। इस पर चर्चा 1960 और 70 के दशक में शुरू हो गया था, लेकिन इसमें नियम और कानून कब लागू हुआ? 1972 में, जिसके तहत हमने वन्य जीवों को बचाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कौन सी परियोजना सतलज और व्यास बेसिन जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों काम आता है? तो सतलज और व्यास नदी पर जो हमारी परियोजना बना गया है उसे हम भाखड़ा और नांगल परियोजना के नाम से जानते हैं, जिससे जल विद्युत भी होता है और सिंचाई के लिए भी पानी होता यानी मिलता है। अगला है कि दुनिया भर में जल की कमी का कारण क्या है। तो जल का कमी का क्या कारण है? सूखा। हाँ, दुनिया भर में सूखा बढ़ती जा रहा है और जल का स्रोत दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है, तो ये जल का कमी का मुख्य स्रोत है। दूसरा, सिंचाई के लिए जो है सिंचाई की मांग बढ़ती जा रही क्योंकि हम कृषि दिन प्रतिदिन कृषि का क्षेत्र बढ़ रहा है, तो सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ रहा है। और तीसरा, जल की बर्बादी। जल की बर्बादी भी क्या हो रहा है, एक प्रमुख कारण है जिसके चलते हमें भारी जल की कमी का कारण पड़ना चल रहा है, यानी कि जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। और इसलिए जल की कमी का मुख्य कारण ये तीनों का तीनों है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से सही सभी ऑप्शन जो है वो सही है। 25 नंबर सवाल, बेल्जियम में 1950 से 1960 के दशक में किन भाषा बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था? तो इसका कारण है फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच जो है तनाव बढ़ने लगा था, और उसमें एक ऐसा स्थिति लगा था दोनों में टकराव हो जाएगा, लेकिन इन्होंने एक बेहतर तरीके से अपने संविधान में बदलाव करके इन्होंने अपने बीच के टकराव को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो 25 का सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। श्रीलंका में जो सिंघाली भाषी लोग थे उसका धर्म क्या था? तो उसका धर्म था बौद्ध धर्म, यानी कि श्रीलंका में जितने भी अधिकतर लोग सिंघाली भाषा बोलते थे उनका धर्म था बौद्ध, और वहाँ पर तमिल बोलने वाले लोग थे उनका धर्म था हिंदू। लोकतंत्र में एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो राजनीतिक शक्ति किसके पास है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है लोकतंत्र में बुनियादी सिद्धांत में राजनीतिक शक्ति संसद के पास होता है और बाकी सबके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होता है, तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, संसद। अगला है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो सत्ता की भागीदारी का मतलब होता है सत्ता की साझेदारी। तो ये कहाँ कहाँ होता है? जहाँ पर क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर समाज बटा हुआ वहाँ जरूरी पड़ता है। अगर कहीं क्षेत्रीय विभाजन हो वहाँ पर जरूरत पड़ता है। अगर कोई बड़ा लोकतांत्रिक देश हो उन क्षेत्रों में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो इस आधार पर ये सभी, इनमें से सभी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जहाँ पर सत्ता की भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। अगला है कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो अगर हिंसा की बात करें तो लड़ाई, मारपीट, और राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न करना, राजनीति को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, वह है सामाजिक जो है समाज में होने वाले टकराव, यानी कि सामाजिक टकराव जो है आगे चलकर हिंसा और अस्थिरता का रूप ले लेता है, यानी 29 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 2। 30 नंबर सवाल है कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? यानी कि इनके अधिकार क्या है, कहाँ पर ये अधिकार ला सकते हैं, इनकी व्याख्या कौन करता है? तो इनकी व्याख्या न्यायपालिका कर सकता है, इनकी अधिकार को बदल सकता है, घटा सकता है, ये सब अधिकार किनके पास है? न्यायपालिका के पास है।
अगला सवाल है कि 31 नंबर सवाल है कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये सारे जो महत्वपूर्ण विषय है इसको किस सूची में रखा गया है, तो इसे राज्य सूची में रखा गया है। जैसे इसे आप इस तरह भी गैस कर सकते हैं, जैसे पुलिस अगर बोले तो आप क्या सोचते हैं, भारत पुलिस बोलते हैं या झारखंड पुलिस, या फिर आप बोलते हैं बिहार पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस, तो राज्य का नाम लेते हैं, तो इसीलिए ये सब किस में आता है, राज्य सूची में आता है। तो इस तरह ये बाकी चीज़ें भी राज्य सूची में आ गई। आगे है कि केंद्र शासित प्रदेश जो होता है उसमें कौन शासन करता है या इस पर किसका अधिकार होता है, तो केंद्र शासित प्रदेश है तो किसका अधिकार होगा, केंद्र सरकार का अधिकार होगा। इसका एकदम सिंपल सा 32 का ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अब 33 नंबर सवाल पर आते हैं कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्ति ले लेते हैं और वह शक्ति स्थानीय सरकार को देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। 34 नंबर सवाल है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या क्या है, यानी कि आर्थिक विकास में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। क्या हमें नियमित रोजगार चाहिए, जी हाँ, अगर हमें नियमित रोजगार मिलेगा तभी हमें हमारी जो है आर्थिक विकास हो सकेगा। और साथ ही साथ हमारी मजदूरी भी बेहतर होनी चाहिए और हमें स्वतंत्रता भी मिलना चाहिए। यानी इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो भारत में उड़ीसा वह राज्य है जहां पर गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर पर बिहार आता है उड़ीसा के बाद। अगला सवाल पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पर मिलता है, यह भी हमको कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है लोग काम करते हुए दिखता है लेकिन असल में वो बेरोजगार होता है, ये ऐसा हमें सिर्फ और सिर्फ कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला है कि भारत किस वर्ग के देश में आता है, तो देखिए इस सवाल का एग्जैक्ट जो आंसर था वह हमारी किताब में भी हम जब देखें तो हमें मिला था मध्य आय वाला, ठीक है, मध्य आय वाला वर्ग पूछा गया, क्योंकि यहाँ हमें क्लास पूछा गया कि जो हायर क्लास में आता है, मिडिल क्लास में आता है या लो क्लास में आता है, तो इसमें तो हमारा मिडिल क्लास दिया था, लेकिन यहाँ पर कहीं ऑप्शन नहीं है तो हम क्या मारेंगे, निम्न क्लास मारेंगे, क्योंकि कम जनसंख्या तो हमारे देश में है ही नहीं और हम विकसित देश में आते नहीं हैं, हम विकासशील देश में आते हैं और हम पूरी तरह से गरीब देश भी नहीं है। तो हमारा सही जवाब ए नंबर हो जाएगा, निम्न आय वाला देश। तो 37 नंबर का ए नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर का सवाल है कि अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है, यानी कि अर्थव्यवस्था कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये हम किससे पता करते हैं, इससे ये चीज़ का पता करने के लिए हम लोग सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाते हैं, जिसे हम लोग GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WHO और यह वर्ल्ड बैंक लिखा है, ये सब का काम अलग अलग है। जैसे व्यापार संगठन का काम है व्यापार से देखरेख करना, विश्व बैंक का काम है बैंक से संबंधित काम करना, जिसमें अगर किसी देश को कर्ज की जरूरत पड़ता है तो वो प्रोवाइड कराता है, और स्वास्थ्य संगठन का काम है स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल करना। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन बचता है जो सही हो जाएगा। अगला है कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, ये सब जो है किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो परिवहन वगैरह, भंडारण वगैरह, संचार वगैरह हमारा तृतीय क्षेत्रक में आता है, इसलिए इसका सही जवाब हमारा आ जाएगा तृतीय क्षेत्रक, क्योंकि ये सभी सेवा का काम है और सेवा जो है वो तृतीय क्षेत्रक में आता है। अब आइए 40 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। लिखा है कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी है, तो कृषि क्षेत्र में श्रमिकों के पास अल्प बेरोजगारी मौजूद है। कैसा लगा आपको यह वीडियो, आप हमें जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका सॉल्यूशन बेहतर देख सके और उन्हें भी अपनी परीक्षा का तसल्ली मिल सके। यहाँ पर मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि आप सब्जेक्टिव सवाल आपको जितना भी याद है उसमें से 1-2 सवाल आप हमें कमेंट कीजिए ताकि हम आपके सब्जेक्टिव सवाल का जवाब भी लिख दूं और आपको बता सकूं कि सब्जेक्टिव सवालों के जवाब आपको किस तरह से लिखने चाहिए थे ताकि आपको एक बेहतर मार्क्स मिल सके। सब्जेक्टिव सवाल जो है कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ आप यह मेंशन कीजिएगा कि वह क्वेश्चन कितने नंबर के लिए पूछा गया था ताकि मैं उस हिसाब से आपके सवालों का जवाब लिख सकूं। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से पूछिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने सब्जेक्टिव सवाल जो है इसमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमें आपका इंतजार रहेगा और हम आपके सवालों के जवाब को बेहतर तरीके से देने का कोशिश करेंगे। और मैं जल्द ही इस चैनल्स पर जो 12th के आर्ट्स सेक्शन का भी वीडियोस जो हिस्ट्री से और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड है उनको अपलोड करूंगा। तो अगर वैसे कोई बच्चे हैं तो उनके लिए भी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे हिस्ट्री के सारे वीडियोस देखे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए जो अब 10th में आने वाले हैं ताकि वो भी अपनी पढ़ाई की बेहतर तैयारी कर सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए। आप सबों का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।